Astha Karlekar ji is a Kathak dancer and theatre artist who currently serves as the director of South Central Zone Cultural Center, Nagpur. Trained in Kathak under her mother, Savita Godbole, she holds a diploma in theatre arts from Kala Academy, Goa, and an MA in Kathak. She has also received scholarships and fellowships from the Center for Cultural Resources and Training. मैं ब्रजेश मानस जी से निवेदन करूंगी कि वे आस्था कार्लेकर जी को सत्कार करें. Chitralekha Khatu ji is the Chief Financial Officer at Film City Mumbai and ND's Art World. She has played a key role in organizing major initiatives including the State Marathi Film Festival, Chitra Pataka, and cultural programs such as Ganeshotsav celebrations and social awareness campaigns. She has also led green initiatives for sustainable development at Film City and has been actively involved in training programs and infrastructure development projects within the film industry. मैं कार्तिक लोखंडी जी से निवेदन करूंगी कि वे चित्रलेखा खाटू जी का सत्कार करें. Our moderator Anshul Khandelwal ji is the founder of Mind Your Logic Studios, an animation and gaming company known for creating engaging and educational content. The studio's YouTube channel features popular characters like Detective Mehul and has grown to become one of India's leading channels with over 15 million subscribers across 7 languages. Anshul ji is also actively involved in shaping the creative ecosystem in India. He serves on board of the Indian Institute of Creative Skills and is a member of Maharashtra Immersive Digital Content Creators Association. He has recently been recognized with an award at Bharat Tech Triumph and the honor of representing the Indian Pavilion in Brazil. I request Rahul Lonkar ji to felicitate Anshul Khandelwal ji. मैं अंशुल जी से निवेदन करूंगी कि वो पैनल डिस्कशंस आगे बढ़ाए. हेलो एवरीवन, हेलो मैम. मैं बहुत ही एक्साइटेड और खुश हूँ कि किरण ने बहुत अच्छे से दोनों मैम के बारे में एक्सप्लेन किया. इतने स्ट्रॉन्ग लेडीज के साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ. आज हम इनसे पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे, समझेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आज अपन कुछ नया सीख के घर जाएंगे. सो आस्था मैम,
आप कल्चरली बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, आप कथक डांसर भी थे, आपने थिएटर्स भी किया है और अब आप कल्चरल इंस्टीट्यूट में एक लीड रोल पे भी है। तो हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी कैसे रही, जिससे आज के हमारे उभरते लोगों को भी आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिले। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं नागपुर चलचित्र फेडरेशन फाउंडेशन फेस्टिवल या इसको ऐसे कहें कि नागपुर में बनने वाली सभी सिनेमा प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। सभी सुधी प्रेक्षक और सुनने वालों को प्रणाम। मेरे साथ मंच साझा जो कर रहे हैं, जो विभूतियाँ मेरे साथ बैठे हैं, उनको भी सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं कथक डांसर थी नहीं, अभी भी हूँ। मैं आज भी नाचती हूँ, मैं आज भी परफॉर्म करती हूँ। खैर, मूलतः मेरा कहने का कारण ये था कि मैं कलाकार हूँ, मूलतः कलाकार हूँ। मेरी जर्नी एक अनुशासित मराठी परिवार में, जो मध्य प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश में रहा, जिसके घर में मराठी बोलना कंपलसरी था, बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। बेत से मार पड़ती थी अगर एक भी हिंदी शब्द आया। घर से बाहर निकलने के बाद मराठी बोला तो लोग नाम रखते थे, अरे यार बोले मराठी फिर शुरू हो गए, आपला माणूस। तो ऐसी द्विभाषा वातावरण में या मेरा पालन पोषण हुआ, शिक्षण हुआ। उसके बाद रूटीन चलता रहा। घर में डांस की गुरु मेरी माँ रही, तो उन्हीं के पास अनुशासित तालीम हुई। फिर पढ़ाई भी तो कर रही थी, तो पढ़ाई भी चलती रही। फिर 12वीं 10वीं सभी एक एक कदम चलते चलते ये हुआ कि कला जो है केवल एक आपकी हॉबी ना रहे, उसमें जो है उसका प्रोफेशनलिज्म आप में आना चाहिए। तो इसलिए मेरे माता पिता ने निश्चय किया कि मुझे एकेडमी में भेजा जाए, जहाँ पर अपने आप को झोंक देना क्या होता है वो समझें। तो 3 साल के लिए हमको ऐसी जगह भेजा जहाँ का ना खाना हमको आता था, ना भाषा हमको आती थी। भले ही मराठी की वो छोटी बहन हो, कोंकणी हो, फिर भी भाषा नहीं आती थी। हम मराठी में बात करें तो हमसे बात नहीं की जाती थी। या तो आप अंग्रेजी में बात करो या कोंकणी में बात करो। ये मेरे समय की बात है। अब तो फिर भी मराठी बोलते हैं, बट अदरवाइज गोवा में कोई मराठी नहीं बोलता था। तो वहाँ तीनों भाषाओं में नाटक करने का मौका मिला, हिंदी, मराठी, कोंकणी, और बड़े अच्छे नाटककारों के साथ काम करने को मौका मिला। कुछ एक महाराष्ट्र शासन का जो विविध कला महोत्सव पे कुछ डॉक्यूमेंट्री उस समय बन रही थी, उस पे वॉइस ओवर भी देने का मौका मिला। थोड़ा बहुत काम भी, स्टूडेंट लाइफ था तो कुछ न जो मिल जाए वो अच्छा। फिर मैडम ने इंट्रोड्यूस किया कि हम कुछ स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो वो तो खैर एक पड़ाव था, वो अपना चल ही रहा था। तो ऐसा कुल मिला के जर्नी रही। सबसे कठिन जर्नी हमारी ये रही उसमें पड़ाव में कि अपना अभ्यास दोनों का, नृत्य का, नाटक का और मेन स्ट्रीम एजुकेशन, उसके साथ में परफॉर्मेंस का ये चैलेंज जो है ना, हम करते मतलब फेस करते करते आ रहे थे। तो किसी भी कलाकार को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, स्कॉलरशिप मिलना, फेलोशिप मिलना या उसने कोई डिग्री हासिल करने के से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसने कितनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। जैसे किसी फिल्म मेकर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि तुमने कितनी रील बनाई या कितनी फिल्म बनाई, वैसे ही एक परफॉर्मर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि तुमने क्या परफॉर्म किया, कहाँ परफॉर्म किया, कितना परफॉर्म किया, क्योंकि वो असल में आपकी ट्रेनिंग होती है। सो ये थोड़ा बहुत हमारा ट्रेनिंग का भाग रहा। तो अभी 26 तारीख को मैं पेरिस एक परफॉर्मेंस से लौटी हूँ। हाल ही में
वहाँ एक म्यूज़ियम के साथ हमने कार्यक्रम किया और एक कलाकार के रूप में गई थी, प्रशासक के रूप में नहीं। मैम, आपका पैशन जो आपकी आवाज़ में और आपके एक्सप्रेशन, आपकी बातों से आता है, वो सीधे झलकता है। चित्रलेखा मैम, आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो फिनेंस और क्रिएटिविटी दोनों का मिक्स है, तो हम आपसे भी आपका एक्सपीरियंस और आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, जिससे ऑडियंस को भी एक डायरेक्शन और एक आगे फ्यूचर कैसा रहता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। जी, एक्चुअली आई एम एन ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र फिनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज। बाकायदा MPSC देखे जो ऑफिसर बनते हैं, क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं, वैसे ही बनी हूँ। लेकिन वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, हमारी ओरिजिनल कैडर पोस्टिंग है यहाँ पर एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एंड यहाँ पर कोई अगर उनको कला क्षेत्र ज़्यादा पसंद ना हो तो टिकता नहीं है। मेरे पहले के 2 कैफोस जो है वो एक साल के अंदर जा चुके हैं। मुझे पहले से ही इस क्षेत्र में रस था और मैं स्कूल, कॉलेजों और इवन गवर्नमेंट के जो भी स्पर्धाएं होती है उसमें पार्टिसिपेट करती आई हूँ। तो यहाँ पर काम करना इजी नहीं है। जितनी चकाचौंध हम देखते हैं सिल्वर स्क्रीन पर या फिर कहीं और, तो उतनी पर्दे के पीछे उससे कई गुना ज़्यादा का काम होता है और बैक ऑफिस में तो उससे भी ज़्यादा काम होता है। तो वो शिव धनुष है जो हम सब मिलके उठाने का प्रयास, उठाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहूँगी कि अगर हमें इसके बारे में आस्था हो तो हम खुशी खुशी करते हैं। So that is the thing. एकदम सही मैम, और वो सिमिलर चीज़ें हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज हमारा भी ऑलमोस्ट सिमिलर बैकग्राउंड है। मैम, हमारी ऑडियंस को अगर मैम अगर आप एक्सप्लेन कीजिए कि पॉलिसीज़ क्या होती है और एक कंटेंट बनाना और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में पॉलिसी का क्या रोल होता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो व्हाट इज़ पॉलिसी, ये सबको एकदम क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। महाराष्ट्र छोड़ के हर एक स्टेट में आप देखेंगे कि टूरिज्म और फिल्म या फिर टूरिज्म और कल्चर ये इकट्ठा मंत्रालय है। उसके सचिव भी एक होते हैं, मिनिस्टर भी एक होते हैं। यहाँ पर अलग अलग है क्योंकि महाराष्ट्र उतना वास्ट है, कल्चरली उतना वास्ट है और टूरिज्म वाइज भी उतना वास्ट है। लेकिन अभी हम मतलब मिलजुल के कोलैबोरेशन करना ये भी कर ही रहे हैं। अब कल्चरल डिपार्टमेंट के पॉलिसीज़ में से कुछ गिनी चुनी पॉलिसीज़ फिल्म सिटी मुंबई अपने रेगुलर काम के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। जैसे कि उसमें सबसे अहम अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी, हम सब्सिडी देते हैं, अच्छी बनी हुई मराठी फिल्मों को सब्सिडी देते हैं। अब ये अच्छी बनी है या बुरी, ये कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए GR निकाल के एक समिति बिठाते हैं, वो पूरा स्क्रीनिंग करती है, उनको कैटेगराइज करती है ABC। A कैटेगरी के फिल्म को 40 लाख, B को 30 और C को 10 लाख का ये सब्सिडी दिया जाता है। ओके और अगर फिल्म ने नेशनल अवार्ड या फिर इंटरनेशनल अवार्ड जीता हो तो A का डबल दिया जाता है, यानी कि 80 लाख की सब्सिडी। ओके एंड देन वुमेन डायरेक्टर अगर हो, जो एक्चुअली हमारा कल का टॉपिक है, लेकिन अगर वुमेन डायरेक्टर हो और उनकी फिल्म A, B या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार में आई है तो उनको 5 लाख रुपए का अलग से प्राइज दिया जाता है। तो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए महाराष्ट्र इतना कुछ कर रहा है। अभी तक तो ये मराठी भाषा के लिए सीमित है, लेकिन हम फिल्म पॉलिसी अलग से बना भी रहे हैं जिसमें सारे प्रकार के कंटेंट क्रिएटर्स इंक्लूड हो जाए। उसके बाद हम फिल्मों को इसी तरह से स्क्रीनिंग वगैरह करके अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स भी देते हैं। अगर आप हमारे कल्चरल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर सर का पोस्ट फॉलो करेंगे तो अभी 62nd स्टेट अवार्ड हमारे आ रहे हैं, 30 अप्रैल को होने हैं। तो उसके कुछ पुरस्कार जो टेक्निकल अवार्ड्स है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, बाकी के नॉमिनेशंस डिक्लेयर हो चुके हैं। तो एक प्रेस्टीज होता है कि यहाँ पर हम इतना कंटेंट बना रहे हैं, उसको रिकग्निशन मिल रहा है स्टेट की तरफ से, ना ही कुछ पॉपुलर अवार्ड्स बट स्टेट की तरफ से। तीसरा एक हमारा जो योजना है वो है, अभी तक
गवर्नमेंट ने ग्रांट्स डिक्लेयर करी है, लेकिन वो फिल्में बनी नहीं है या फिर बहुत ही छोटे पैमाने पर बनी है। अभी सच्ची में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आपको आपके सामने पेश होने जा रही है, जैसे कि अहिल्या देवी होळकर, जैसे कि हम संत ज्ञानेश्वर पे बना रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी जिनके नाम से है, संत तुकडोजी महाराज, इनकी तो शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। और मैं ऑर्गेनाइजर्स को वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट भेज चुकी हूँ, आप शायद पब्लिश कर पाए। हमने 3 नई फिल्मों के लिए EOI निकाले, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप में से कंटेंट क्रिएटर्स को इकट्ठा आके बनाना चाहे, कुछ प्रैक्टिस करना चाहे, सो यू कैन गो ऑन। साथ में ही हम इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स को, इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हो, उनको भी बढ़ावा देने के लिए उनके लिए ग्रांट्स भी हमारी तरफ से दी जाती है, ग्रांट्स दी जाती है, या फिर पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ हम लोग टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ग्रांट करते हैं। So these are the policies currently we are running. There is one more added अभी, शासकीय प्रेक्षागृह और नाट्यगृहों का अच्छे से निर्माण करना। हमने अभी थोड़ी देर पहले रणदीप हुडा जी के वर्कशॉप में किसी ने सवाल पूछा, मराठी फिल्मों के लिए प्रेक्षागृह नहीं मिलता। हम अभी खुद के लेकर आ रहे हैं, जो सिने नाट्यगृह, इन दोनों के तौर पर काम करेंगे, एंड दिस विल बी काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन। ऑलरेडी थैंक यू। ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट का एक प्रभा देवी दादर में, सिद्धिविनायक के साइड में एक नाट्यगृह है, पूला देशपांडे कला अकादमी करके, वहाँ पर दोनों सभागृहों में, एक मिनी और एक लार्ज, दोनों में हमने सिने नाट्यगृह की सुविधा रखी है। थैंक यू। मैम, मैं भी MIDCCA का मेंबर हूँ, जो महाराष्ट्र के सारे फिल्म मेकर्स, एनिमेटर्स ने मिलके बनाया है। अराउंड 200+ मेंबर्स हो गए। सो एक्चुअली महाराष्ट्र फिल्म मेकिंग और एनिमेशन इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे और प्रोग्रेसिव वे में काम कर रहा है। इट्स वेरी गुड। मैम, हम आपसे भी आपका व्यू पॉइंट पॉलिसीज़ को लेके क्या है, व्हाट इज़ पॉलिसी, आप क्या सोचते हैं, वो जानना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हमारा काम बहुत अलग है। हम लोग फोक, ट्राइबल, वैनिशिंग आर्ट्स, इसके लिए काम करते हैं, उनके प्रमोशन के लिए काम करते हैं। हमारे सेंटर्स की अपनी कुछ स्कीम्स होती हैं, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग, हमारे जो मेंबर स्टेट्स हैं, हमारे 6 मेंबर स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। इन राज्यों में हम समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें लोक और ट्राइबल या आदिम जाति, जनजाति, आदिम जाति, इन लोगों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम लोगों तक रखते हैं। हम लोगों का काम थोड़ा स्टेज से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और उन लोगों को ढूंढ निकालना जिन कलाकारों के पास ये धरोहर आज भी सीमित है, और वो किस तरह से अगली पीढ़ी तक पहुंच सके। हमारी केंद्र ने अभी, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, जब ये जाना कि हमारा जो 1-to-1 कल्चर है वो थोड़ा इफेक्ट हो रहा है और नई जनरेशन उससे जुड़ नहीं पा रही है। एक पर्टिकुलर समुदाय या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जुड़ता था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कला को जानो इस सीरीज के अंतर्गत हम आर्टिस्ट लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। इंटेंशन इतना ही होता है कि आप उस आर्ट फॉर्म को जान लें, देख लें, समझ लें। कोई भी त्रिकोण 2 बनाने से वारली नहीं होता है, उसके पीछे की भावना क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उस कला के पीछे सोच क्या है, वो सामने आए। ऐसे डॉट्स लगाने से गोंडी नहीं बनती, मधुबनी ऐसे नहीं बनती। तो ये उसकी जो परंपरा है वो आप हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो समझे। और इन कलाओं से जुड़ने से कई सारी चीजें ये होती है कि हम लोग ज्यादा समाज के अंतर तक, भीतर तक पहुंच पा रहे हैं। दूसरा, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बड़े शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन ना करके हम कंपैरेटिवली छोटे शहरों में आयोजन करते हैं।
अलग अलग नामों से। जो समुद्र के किनारे हैं तो उस वहाँ रत्नाकर महोत्सव से करते हैं, या वुमेन्स डे के सिलसिले में अगर करना है तो शक्ति महोत्सव करते हैं, जिसमें उस विषय को लेके जो हमारी परंपरागत नृत्य या कला शैलियाँ हैं उसको हम आगे लाते हैं। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छा विभाग है जो बहुत दिनों से थोड़ा सा धीमी गति में चल रहा है, जिसको मैं चाहती हूँ कि हमारे आपके मंच के माध्यम से जो उदीयमान कलाकार हैं, जो अपने हाथ में मोबाइल लिए चलचित्र बनाते हैं, वो हमसे संपर्क करें, हमारे यहाँ का डेटा ऑर्गेनाइज करने में हमको मदद करें, ताकि हमारी इस धरोहर को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं। तो इस आगामी आर्थिक सत्र में मेरी व्यक्तिगत ऐसी इच्छा है कि उस विषय में हम कम से कम एक कदम आगे बढ़ें, क्योंकि संभवतः साउथ सेंट्रल जोन के ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको दिखेगा कि कर्नाटक का कोई कमसाले नाम का कोई नृत्य है जो किसने कभी सुना नहीं होगा, और वो अचानक आज देख रहा है कि अच्छा कमसाले भी कोई चीज़ होती है। या उज्जैन में कोई एक भैरवगढ़ प्रिंट नाम का कोई एक परंपरागत छपाई का काम है, जिसकी साड़ी आप ऑरेंज सिटी में खरीद सकते हैं। इस तरह के जो विविध रंगी विविध पहलू हैं वो हम लोग लाने का काम करते हैं। रसास्वादन करना आपका काम है। मैम, इसी पे ऐड करते हुए मेरा अगला सवाल है कि आजकल कंटेंट कंजम्पशन, कंटेंट स्टाइल, कंटेंट टाइप सब कुछ बदल रहा है। पहले OTT प्लेटफॉर्म्स आए, अब माइक्रो ड्रामास बहुत चल रहे हैं। तो आप इसको एज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, या आप इसे एक चैलेंज देखते हैं कि कैसे हम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को इन मीडियम्स पे कैसे आगे लेके जा सके? सी फर्स्ट थिंग, मतलब मैं मेरा मत रख रही हूँ, मैं संभवतः आप कोई भी मेरे से सहमत नहीं होगा। कंटेंट मतलब ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इन माध्यमों से बहुत लोगों तक पहुँच रहा है। एट द सेम टाइम हर चीज़ के जैसे फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, वैसे ही इसका फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। अगर आप रेशो की बात करें तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है। कारण यह है कि किसी भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में पेशेंस सबसे बड़ी बात है। किसी भी चीज़ को आप उसको प्रैक्टिस अगर करेंगे तो मैं 1 घंटा 40 मिनट का क्लास करके हम लिटरेचर नहीं पढ़ सकते हैं। आपको किसी राइटर को पढ़ना है तो आपको उसकी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके सारे आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप उस राइटर को समझोगे। किसी नाटककार का नाटक अगर आपको मंचन करना है तो आप उस नाटककार के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो आप मंचन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत सारी मिसमैच होती। दूसरा, कोई कंटेंट हम अगर बना रहे हैं तो जैसा इसके पहले के सत्र में हमारे हुड्डा जी ने भी कहा कि आप क्या पहुंचाना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। आप रियलिस्टिक थिएटर करना चाह रहे हैं, आप स्टाइलाइज करना चाह रहे हैं, आप इंडियन स्टाइल में करना चाह रहे हैं, आप वेस्टर्न स्टाइल में करना चाह रहे हैं, आप किस प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं, आप कैमरा के लिए कर रहे हैं, आप मोबाइल कैमरा के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का विचार करके तभी हम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रेडिशनल फॉर्म जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी इमोशन और ट्रेंड से जुड़ा होता है। तो कोई एक, अब उदाहरण के तौर पे बुरा मत मानिएगा, गोंधड़, आज गोंधड़ को एक नृत्य का स्वरूप मिल गया है। गोंधड़ नृत्य नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट। पर उसको चूंकि हमको हमारा कल्चर या हमारी परंपरा को सामने रखना है, तो मंच पर हमने उसको अच्छे से सजा दिया और वो एक नृत्य का फॉर्म बन गया। तो ये चीज़ें काफ़ी हुई हैं और मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहीं जाती हूँ तो हमसे लोग पूछते हैं कि अच्छा महाराष्ट्र में गोंधड़ आपका ही है ना फॉर्म, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा ही है। लेजिम आपका ही ना, हाँ हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा भी है। एट द सेम टाइम जो नए डांसर्स हैं या नए लोग हैं ना, उनके लिए वो एक फॉर्म बन गया है, उसके पीछे की भावना खत्म हो गई। तो ये चैलेंजेस हैं, बट डेफिनेटली आई एम मच ऑप्टिमिस्टिक कि इन माध्यमों से अगर हम ये इस एंगल से भी विचार करेंगे ना, तो हम
80% सेटिस्फाई कर सकेंगे। ट्रेडिशनल आर्टिस्ट बड़े रिजिड होते हैं, इसलिए मैंने 20% नहीं बोला। कई बार वो साझा नहीं करते, अपनी बात नहीं कहना चाहते। एक मैं बड़ा मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। बीच में एक वर्कशॉप हम लोगों ने किया था जिसमें परंपरागत कलाकारों को बुलाया था। एक थे वारली आर्टिस्ट, एक गोंडी थे और एक मांडना कलाकार थे। मांडना एक ऐसी परंपरा है, भित्ति चित्रीय परंपरा है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती। अब इन कलाकारों का वर्कशॉप लिया तो किसी ने पूछा कि इस पे ना कैनवास पे, हमने उनसे बड़ा मनाया कि भैया तुम कैनवास पे कर दो। पहले तो वो तैयार नहीं थे, कहते हम तो दीवार पे मनाएंगे। खूब मनाया, उनको समझाया कि दीवार पे पानी गिरेगा, लोग हाथ लगाएंगे तो आपकी आर्ट खराब हो जाएगी, हम फिर बना लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, हमको ज्यादा रखना। खूब कन्विंस किया, मान गए। फिर कैनवास पे हमने बोला कि वारली आर्टिस्ट थे, उनको बोला कि आप इस पे एक काम करो, गोबर के रंग से पहले पेंट कर लो और फिर आप एक्रेलिक से बना लेना। तो कहते यूज करूंगा। आपकी बात मान ली हमने, दीवार पे नहीं कर रहे, कैनवास पे कर रहे हैं, मेरे को गोबर चाहिए। ठीक है, गोबर भी ला दिया, मिट्टी ला दी, फेविकॉल। फिर हमने कन्विंस किया कि भाई उसमें फेविकॉल डाल लो, कुछ ऐसी दवाइयाँ मिला लो ताकि वो खराब नहीं हो, क्योंकि कीड़े लग जाएंगे उसमें। खूब समझाया, मान गए और ऐसा काम किया है, उफ, लाजवाब। फिर उनसे पूछा, मैंने कहा आजकल लोग साड़ियों में भी बनाने लगे। तो बड़े मजे से कहते हैं, बोले दीवार की चीज दीवार पे अच्छी लगती है। ये रिजिडिटी है, मतलब ये आप उनको कन्विंस नहीं करे। ऐसा नहीं कि उनको अच्छा नहीं लगा, भाई उनको भी कहीं ना कहीं पता लगा होगा कि बड़ी सुंदर है। हम लोग तो बड़े पहन लेते हैं, आज चादरें भी बिछाते हैं, कुशन भी लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा कहीं, इसलिए मैंने कहा 20% जो है ना, ये चीजें मिसिंग हो जाती। तो इस प्लेटफॉर्म से आज हम कई बार फेसबुक पे भी हम भी देखते हैं कि रील्स कभी कभी ऐसी फ्लैश होती है ना कि ये आर्ट फॉर्म के बारे में बताया, उसके बारे में, पर वो इतना अधूरा होता है कि वो ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें थोड़ा सा ये जोड़ देते तो अच्छा होता, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करने से बेनिफिट ये होता है कि आप इतना उसमें चलनी लग चुकी होती है ना, इतना महीन पाउडर बन जाता है कि उसमें कहीं गुंजाइश नहीं होती कि एडल्ट्रेशन कहीं हो। तो अगर आप कंटेंट उनके साथ में लेते हैं ना, कि हर चीज वो एक, जैसे मैडम ने बताया ना, जो प्रोसेस है आपको वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो जब तक वो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो कि ये जो है ना ऑथेंटिक चीज होगी। ये फर्क पड़ता है। तो अगर कंटेंट बनाते समय अगर हैंड इन हैंड जाएंगे तो दोनों का भला है। मैम, डिजिटल कंटेंट जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, सो इंडिया में जो, महाराष्ट्र और इंडिया में जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो जिस रैपिडली कंटेंट ग्रो हो रहा है, कंटेंट स्टाइल ग्रो हो रहा है, OTT से माइक्रो ड्रामा, तो क्या हमारी पॉलिसीज़ भी इसके हिसाब से इवॉल्व हो रही है? इस पे आपका क्या मत है? हेलो। हाँ, ज़रूर, मतलब जिस तरह से पुराने पॉलिसीज़ को रिवाइव कर करके हम मंच पर ला रहे हैं, उसी तरह से नए पॉलिसीज़ बनाने का भी काम ऑलरेडी ऑनगोइंग है, जिसमें आपने जैसे बताया कि OTT माइक्रो कंटेंट ये आता है। थोड़ी देर पहले बात हुई थी गणेशोत्सव के बारे में, तो लोगों ने सोचा होगा कि गणेशोत्सव अरेंज किया मतलब एग्जैक्टली क्या किया, ये तो हर कोई हर किसी गली मोहल्ले में होता है। तो वैसे तो है नहीं, गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव का बनाने का काम इस साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। यही नहीं, एक चित्ररथ बना के 26 जनवरी को उसको राजपथ पे भी चलाया। यस, Oh wow, I would like to meet you in person afterwards. Congratulations. Yes, इनके लिए प्लीज जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि सिर्फ राज्य में नहीं, सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल तक आपकी कीर्ति पहुंच चुकी है ऑलरेडी। हमें काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं, जिसके अंडर हमने एक रील कंपटीशन लिया था, जिसमें 3-3.5 हज़ार एंट्रीज आई थी
और काफ़ी लोगों ने 5 मिनट्स का या सॉरी अपना 30 सेकेंड टू 1 मिनट का जो है वो रील बनाया था, जिसमें उन्होंने सोशल मैसेज या फिर अपने संस्कृति से रिलेटेड या फिर गणेशोत्सव से रिलेटेड इस तरह का कंटेंट दिया था। तो ऑलरेडी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फिल्म सिटी एंड टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि यस, ये गवर्नमेंट है जो हमें यूथ को आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देंगे। छोटे कंटेंट से लेकर बिग बजट पूरा फीचर फिल्म तक जिनका जहां तक क्रिएटिविटी जाता है, सारी उपलब्धियां हमारे पास अभी मौजूद है और होती रहेगी, आती रहेंगी। मैम, एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से अक्सर ये फील होता है कि पॉलिसीज तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनका एक्सेस करना या उनका बेनिफिट लेने में क्लैरिटी और अवेयरनेस की कमी होती है। आपको क्या लगता है ये गैप क्यों एग्जिस्ट करता है पॉलिसीज और क्रिएटर्स के बीच में, और कैसे हम पॉलिसीज क्रिएटर्स तक इजीली पहुंचा सकते हैं कि वो पॉलिसीज के बारे में जाने? जैसे आपने बहुत सारे स्कीम्स के, बट वो अवेयरनेस क्रिएटर्स तक नहीं पहुंच पाती है। हेलो, हाँ। पहले तो ये था कि पॉलिसीज मतलब जीआर बना हुआ है और सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी नहीं आता था पहले तो वेबसाइट पे आना शुरू हो गया। अभी जब मैंने ज्वाइन किया था तभी मेरे ख्याल से फिल्म सिटी मुंबई का एक इंस्टाग्राम पेज था, फेसबुक पेज था, लेकिन उसके ऊपर आने वाले लोग, उसके ऊपर हिट करने वाले जो लोग हैं वो हार्डली फ्यू थाउजेंड्स में थे। फिर हमारी टीम ही इस तरह से बन गई। हमारी जो एमडी मैडम है मिसेस स्वाति मसी पाटिल मैडम, शी इज एन आईएएस ऑफिसर, उनकी थिंकिंग इतनी प्रोग्रेसिव है। हमारे मिनिस्टर सर खुद कल्चरल में इतने इन्वॉल्व होते हैं, आशीष शेलार सर, उनकी थिंकिंग इतनी प्रोग्रेसिव है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रीच देने पर ही अपना फोकस किया, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट लोगों से जुड़ते चले गए। उनके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो उनके साथ कोलैबोरेशंस करके या फिर बड़े जो फिल्म फेस्टिवल्स है, कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, उनके साथ कोलैबोरेशंस करके अपना रीच बढ़ाया और उसके थ्रू अपने पॉलिसीज़ और उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स, इसके ज़रिए हमने ये ऑलरेडी शुरू किया है। हाँ, हम मानते हैं कि उतना भी अभी तक नहीं हुआ है, बट यस, कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है और आगे जाएगा। मैम, हम जब कंटेंट की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा एक इकोसिस्टम होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम, एफटीटीआई के साथ कोलैबोरेशन और इंटीग्रेटेड मीडिया हब जैसे इनिशिएटिव्स देखने को अब मिल रहे हैं। आपके हिसाब से ये इकोसिस्टम बिल्डिंग क्रिएटर्स और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए एज अ स्टेट अगर हमें ये इंडस्ट्री रन करनी है तो सिर्फ अभी फिल्म सिटी एक जगह रेंट पे दे रही है, उसका रेंट कितना आ रहा है, उसके वजह से फिल्म सिटी का ग्रोथ कितना हो रहा है, ये हम नहीं सोच सकते। अगर हम सिंगल विंडो सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट का एक नॉमिनल चार्ज होता है कुछ 2000 प्लस जीएसटी का, उतना ही पे करना है, बाकी पूरी जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज में मिल रही है। उसके बावजूद आपको परमिशन लेने में हर जगह के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। आपको 7 दिन के अंदर डीम्ड परमिशन मिल रहा है और आप कहीं भी जाकर महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जाकर शूटिंग कर पा रहे हो। हमारे सिंगल विंडो में लोकेशंस ऑलरेडी लिस्टेड है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है और शूटिंग की परमिशन लेनी है, जो 7 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। तो इससे होता क्या है, वहाँ का टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ पे जो भी उद्योग है, वहाँ पर जो भी युवा है उनको जॉब्स मिलती है, ये सब मेन स्ट्रीम में आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आज मैं नागपुर में आई हूँ, दिल्ली में नहीं गई, मुझे दिल्ली में जाने का मौका था, मतलब आज बुलावा था जिसमें मेरी दूसरी टीम गई है। उस सिंगल विंडो सिस्टम को हमें आज स्कॉच अवार्ड मिला है गोल्ड कैटेगरी में। सो that is something very huge we have created and मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार फिल्म सिटी मुंबई की सिंगल विंडो सिस्टम में लॉग इन करें और चेक करें कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। आस्था मैम, हम आपके भी व्यूज जानना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा रोल प्ले करता है कल्चरल और अपने पुराने आर्ट फॉर्म्स को स्टोर कर सेफ रखने के लिए,
और क्या करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज उसके लिए सही है सेटअप है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तो हम चल ही नहीं पाएंगे, और चूंकि इसमें आपका किसी कंटेंट की मौलिकता या उसका बेस उस पर निर्भर है, तो सभी चीज़ों का बैलेंस बना के ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये है कि आपका काम करने का स्कोप वो कितना होगा और किस प्रकार से आप काम कर पा रहे हैं, और आपका अप्रोच क्या है, बेसिक टारगेट क्या है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कई बार कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है या आपका टारगेट क्या है, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो ये तो एक बेसिक बात है ही। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, अगला आगे का सवाल क्या था आपका? हाँ, देखिए, सरकार अपनी तरफ से जो भी उनकी पॉलिसीज बन रही हैं वो इम्प्लीमेंट करती है एक पर्टिकुलर स्वाध्याय करके, या बाकी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो सवाल उठाते हैं या इनपुट्स देते हैं उसके बेसिस पे करते हैं। हर इसमें मॉडिफिकेशन, एडिशन समय समय पे होते रहना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के हम लोगों के पास, हम एज ए नोडल एजेंसी, हमारे पास जो स्कीम्स हैं वो हमारे पास आर्टिस्ट पेंशन स्कीम है, वयोवृद्ध कलाकार पेंशन योजना, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे मैडम के साथ। तो उस तरह की स्कीम्स हम लोग करते हैं, वो हम लोग एज ए नोडल एजेंसी काम करते हैं। हम लोग, हमारे पास आया जो डेटा है उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं और हम उसको आगे बढ़ाते, रिकमेंड करते हैं। सो ये हम लोगों के पास की कुछ पॉलिसीज हैं। बीइंग एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हम लोगों की अपनी स्कीम्स हैं, तो हमारा अपना काम करने का तरीका है, और अपनी कुछ व्यक्तिगत जो स्कीम्स में हम लोग कर रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर काम करना मुश्किल होता है, ये तो पक्की बात। समय की कमी की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी थी, बट एक आखिरी सवाल मैं लूँगा। अगर मैं आपको मैजिकल पावर्स दूं कि आप करंट सिस्टम में क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे आप एक फ्यूचर भारत आपके पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, तो मैं आप दोनों के व्यूज उसमें जानना चाहूँगा। मुझे लगता है सबसे कठिन सवाल था ये, और ये आज सोच के आए थे। ये दिया नहीं था हमें। हाँ, मतलब ये आखिरी वाला जो है ना, स्पेशल तुरुप का पत्ता था। मतलब हुक्मी का नहीं। मैजिकल पावर्स तो क्या, मैं तो यही कहूंगी कि भाई सब लोगों में, मेरे पास अगर मैजिक आ जाए ना तो मैं कंपलसरी कर दूं सबको कि किसी न किसी आर्ट फॉर्म से तुमको जुड़ना ही पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, बड़ा दुख होता है कि एक 8वीं 9वीं में बच्चा पहुंचता है ना, तो कोई बच्चा ड्राइंग क्लास जा रहा है, कोई डांस क्लास जा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई गाना सीख रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। अचानक 9वीं 10वीं आने के बाद सब चीजें बंद हो जाती है। तुम्हारी रिश्तेदारी बंद नहीं होती, तुम्हारी शादी ब्याह बंद नहीं होते, सगाई बंद नहीं होती, पार्टियां बंद नहीं होती, होटल का खाना बंद नहीं होता। क्लास क्यों बंद हो जाते हैं भाई? वो एकमात्र ऐसा कोना है जहां उसको सुकून मिलता है। उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, स्कूल में इतना परसेंटेज तुमको लाना पड़ेगा, एडमिशन नहीं होगा, उस बच्चे की हालत बिकट हो जाती है। कम से कम उसको सांस लेने के लिए आप मार्किंग सिस्टम बंद कर दिया। आई एम वेरी सॉरी, मेरे को 100% पता है कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकती है, मत करना भाई। पर समस्या यह है कि वो हम उसके बाद हम झगड़ते हैं कि इमोशन, EQ, IQ, पता नहीं कितने सारे क्यू ला के रख दिए। अरे हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में वो सारी सुलझाने का मादा है, उससे सारी सुलझाने की क्षमता है। मैं खुद मेरे घर में मुझे अच्छे से पता है, मेरा एक मतलब एक मैं कहूँ, मेरे यहाँ मेडिसिन का भी पूरा बैकग्राउंड है और आर्ट का भी पूरा बैकग्राउंड है। जब भी मुझे पढ़ने से बोर ऐसा लगता था कि बहुत पढ़ लिया, अब थक गए, दिमाग थक गया है, हम घुंघरू बांधते थे, हम रियाज करते थे, हम नाटक पढ़ते थे, हम कुछ न कुछ करते थे। हमको कभी मेरी माँ मुझे कहती थी चल तू अपन पेंटिंग देख के आते हैं,
चल फोटोग्राफी लगी वो देख के आते हैं, अच्छा तू ये किताब पढ़ ले, तेरे बोर हो गई, अच्छा ये कर ले। हम ये होने से हमको कभी किसी चीज का वजन नहीं लगा। आज के बच्चे बेचारे देख के हमको डर लगने लगता है कि तो बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। वर्कशॉप में अभी मेरा अनुभव बताऊं, जब हम लोगों ने कला को जानो किया तो हमने इंस्टीट्यूट से बात किया कि भाई मेरे आर्टिस्ट आ रहे हैं, झाबुआ में जो गुड़िया बना रहा है वो व्यक्ति आ रहा है, वो महाराष्ट्र के एक स्कूल में सिखा रहा है। झाबुआ मध्य प्रदेश का भील बहुल इलाका है, जहां आज भी ऐसा कहा जाता है कि वहां नरभक्षक है। आज मान्यता है अलग जगह, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब हम आपके जैसे ही इंसान है। वहां पे गुड़िया बनाने की अपनी परंपरा है। वो सिखाने के लिए हमने एक्सपर्ट भेजे एक स्कूल में। पहला सवाल था, मैडम गुड़िया सीख के बच्चे करेंगे क्या? हमने कहा अच्छा कुछ नहीं करेंगे, सिखा दो, टाइम पास हो जाएगा। मैं क्या जवाब दूं? दूसरा सवाल था, अरे मैडम गुड़िया उड़िया सीखने के लिए थोड़ी कुछ ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ दो जिससे बच्चा पैसा कमाए। अरे 7वीं का बच्चा पैसा कमाएगा? फिर बोला ठीक है। हमने कहा फिर भी कन्विंस किया कि भाई चलो भेजो, आप सिखा दो। जब गुड़िया बनी, जब उन बच्चों ने अपनी छोटी छोटी गुड़ियाएं बनाई, और वो गुड़ियाएं कैसे बनी कि दर्जी के यहाँ जाके जो कटिंग का कपड़ा था वो इकट्ठा लाके उससे एक रंग मैच करके उसको खूबसूरत हाथ से सिलाई करके गुड़िया बनाई। तब एक टीचर का कहना था कि अगर बारबी पॉपुलर हो सकती तो ये गुड़िया क्यों नहीं हो सकती। तो जब ये है कला में मादा, तो फिर हम अपनी कला सीखने में आगे पीछे क्यों सोचते हैं, हम अपने बच्चों को क्यों रोकते हैं? ये थोड़ा सा विषय है। आप कोई भी अगर पॉइंट जो मिस हो गया और आप ऐड करना चाहते हैं तो। जी, एक पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मिस हो गया था। तो पहले तो मुंबई के फिल्म सिटी यानी कि गोरेगांव में जो भी हमारा 500+ एकर्स का परिसर है, उस वहाँ तक सीमित थी, और उसके आगे हमने सोचा नहीं था। सिंगल विंडो से हम महाराष्ट्र के हर कोने में पहुँच गए, और सिर्फ शूटिंग का परमिशन देना नहीं, लेकिन उनका इकोसिस्टम बनाना भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे एक महाराष्ट्र के बहुत बढ़िया कला दिग्दर्शक होके गए हैं नितिन चंद्रकांत देसाई। तो उनकी विरासत में जो वो एनडी स्टूडियो छोड़ के गए, उनके इच्छा के अनुसार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर किया, एक सब्सिडरी कंपनी बनाया, और उसी के चलते हमारी ऑलरेडी कोल्हापुर में भी चित्रनगरी है, और नागपुर में चित्रनगरी आ रही है, जैसा कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना। उस चित्रनगरी का बाय द वे लैंड क्लियरेंस वगैरह का काम जो भी वहाँ के एसडीओ कर रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद है, प्रियेश जी कृपया हाथ उठाए, बाहर चले गए शायद, ओके, वो भी आए थे। ओके, और नासिक में भी आ रही है, जहाँ से दादा साहेब फाल्के जी खुद आते हैं। एंड तो ये है कि यहाँ पर प्री पोस्ट प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब करना कैसे है, ये सिखाना है। उसके लिए इकोसिस्टम, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो प्रोवाइड करना है, और वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के लिए सब्सिडाइज्ड रेट में करना है। सो इस चीज़ के लिए वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल आउट। अगर मुझे मैजिकल पावर्स दी जाए तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हर कोई सिर्फ अपने लिए ही बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचे, और अपने पैशन के बारे में सोचे, सो दैट ये हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। महाराष्ट्र एक्चुअली पॉलिसीज़ और फंडिंग के फील्ड में काफ़ी काम कर रहा है, तो आप वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक रेगुलरली चेक करते रहिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।